जी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज एक बार जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए बाकी सारे बच्चे। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक आंसर राइटिंग के लिए एक चीज बताई थी। जब हमने चैप्टर 13 पढ़ा बीएनएसएस में, इसमें मैंने आपको बताया था एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू, मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक महत्व। हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। देखिए एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। कल हम लोग पढ़ रहे थे इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। लास्ट क्लास में जो चीज हमने डिस्कस की थी वो थी कंप्लेन, परिवाद। लास्ट क्लास में हमने परिवाद डिस्कस किया था कि परिवाद क्या होता है, कंप्लेन क्या होती है, कंप्लेन प्रोसीडिंग्स क्या होती है, कंप्लेन किस तरह से ली जाती है। तो जिन बच्चों ने ये वाला लेक्चर नहीं लिया है 47, तो एक बार 46 लेक्चर ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था और मैंने बताया था आपको कि आपको परिवाद का साक्षिक महत्व लिखना है, आपको एविडेंशियरी वैल्यू लिखना है कि कंप्लेन जो आप फाइल करते हो उसका क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। ठीक है, इसका मैं एक मॉडल आंसर आपको मैं लिखवा देता हूं। इसका मॉडल आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। मैं इसका एक मॉडल आंसर आपको, आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए। इसका एक साक्षिक महत्व आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, इसका एक आप लोगों ने आंसर लिखा होगा, लिख के लाए? नहीं लिख के लाए। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर लिखा आप लोगों ने? देखिए आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो देखिए सिंपल सिद्धांत समझ लीजिए, अगर आरजेएस बनना है तो आंसर राइटिंग के बिना नहीं हो पाएगा सर। इमटेरियल है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उससे मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट को फर्क पड़ता है, वो भी लास्ट मेरिट टेस्ट निकालते समय। आंसर राइटिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही जल्दी आप जज बन जाएंगे, और ना प्रीलिम्स निकाल के तो कोई भी बच्चा जज बना नहीं है, और कोई भी बच्चा खुद को जज बोलता भी नहीं है। ना तो प्रीलिम्स निकाल के ना मेंस निकाल के, जब तक इंटरव्यू नहीं निकलेगा तब तक जज नहीं बन पाओगे। आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं दोगे, कमांड नहीं करोगे, तब तक जज नहीं बन पाओगे। आंसर राइटिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की। आंसर राइटिंग पे प्लीज ध्यान दीजिए। अब इसका मैं मॉडल आंसर लिखाऊं, लेकिन आप लोग प्लीज, एक कुछ बच्चों ने मैसेज किया है सर लिखा है, ठीक है लिखा है बहुत सारे बच्चों ने। एक दिन और देता हूं आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है ना। कल सवाल लिखवाया था मैंने आपको, परिवाद का साक्षिक महत्व क्या है, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, अब इसके आंसर राइटिंग में मैं आपको सिनॉप्सिस बना के दे देता हूं। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि आप क्या क्या उसमें, क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करेंगे। मैं एक दिन और देता हूं आप लोगों को, आप आंसर लिख के लाइए, अदरवाइज फिर मैं एक मॉडल आंसर लिखवाऊंगा फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोर्ड। इसका मॉडल आंसर क्या होगा, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या लिखना है सर, सबसे पहले आप कंप्लेंट को परिभाषित कीजिए, कंप्लेंट को डिफाइन करना है सबसे पहले। उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ दिया हुआ है उसको लिखिए। तीसरी बात है कि जो एविडेंस है उसका, उसको कोरोबरेट कैसे करेंगे, उसको संपुष्ट कैसे करोगे, वो आपको लिखना है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट। दूसरा, अगर आप बात करते हो कॉन्ट्राडिक्शन की, बात करते हो विरोधाभास की, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको लिखना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर सेक्शन 26A ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग आप लोग करेंगे, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं ये सब उसमें आप चीज मेंशन करेंगे। और भी हो सकता है सर एविडेंशियल वैल्यू में रेस जेस्टे हो सकता है, क्योंकि पार्ट फॉर्मिंग ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, अगर एक ही समय व्यवहार के भाग है तो उसको भी आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट। हम और क्या मेंशन करेंगे इसमें, अगर मोटिव पता लगता है बाय द वे ऑफ कंप्लेंट तो उसको भी आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये सब चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। मैं आपको एक दिन और देता हूँ, ये इस फॉर्मेट में आप लोग लिख के लाइएगा। जब तक वो अंदर से इच्छा नहीं जागेगी तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। देखिए आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उसकी सिंपल मिस्टेक समझ लीजिए आप। आपका प्रीलिम्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 45 दिन में आप आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते अगर आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं करी है तो। फिर आप पूछा क्या और लिख के क्या आ रहे हो, वो वाली सिचुएशन एग्जाम में अमूमन मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर। प्लीज कम। हाँ, इसको भी उधर साइड में खोल दीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसा हुआ एग्जाम, निकल जाएगा। चलो, अभी बहुत सारे बच्चे उस हिमाचल के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने। बहुत सारे बच्चों को हिमाचल का प्रीलिम्स है संस्था से। आप सबको ऑल द बेस्ट जो हिमाचल के लिए जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, कल से फाउंडेशन की क्लास को हम रोक रहे हैं टिल द एग्जामिनेशन ऑफ, तब तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं होगी। 10-12 दिन पढ़ने के लिए समय दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, उसकी जगह क्या होगा, उसकी जगह होगी आपकी क्रैश कोर्स की क्लासेस। क्या होगी उसकी जगह, मॉर्निंग में क्रैश कोर्स की क्लासेस। आपका एक सेपरेट बैच है, इसका नाम है क्रैश कोर्स डेमो। उस बैच में आपको सारी क्लासेस मिलेगी। जो बच्चे उस वाले कोर्स में जिनका वो कोर्स लॉक है अभी भी, उसको ऑफिस बोल के अनलॉक करवा लीजिएगा। आपका अनलॉक हो गया था उस दिन क्रैश कोर्स डेमो, ठीक है। क्रैश कोर्स डेमो में कल से क्लास होगी। आज 15th है, क्या डेट है आज 15th, तो नेक्स्ट 10 to 12 डेज, 27 को एग्जाम है आप लोगों का। नेक्स्ट 10 से 12 दिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं समय दे रहा हूँ आरजेएस प्री के लिए, ठीक है। जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं उतने पे कमांड कीजिए, और जो सब्जेक्ट नहीं हुए उसको मैं क्रैश कोर्स में करवाऊंगा, समझा दूंगा। बात समझ में आ गई सर। पर प्लीज 10 से 12 दिन सिंसियर होकर पढ़िएगा। और जो बच्चे नए हैं और जिन बच्चों का टारगेट ये आरजेएस नहीं है, तो जितने भी छूटे हुए लेक्चर से पिछले प्रीवियस, उनको कवर अप कीजिए। ये समय दे रहा हूँ पढ़ने के लिए और अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हाँ हाँ मित्र, हाँ ठीक है। चलिए, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था, मैं एक बार जस्ट क्विक रिकैप कर देता हूँ और मैं बता देता हूँ हमने क्लास में क्या क्या समझा था। सर ऐसा है, सेक्शन 223 से लेकर 226 तक बात करता है कंप्लेन, परिवाद। इसके साथ में आपको जो प्रोविजन पढ़ना था वो है 2H, जहां पर परिवाद की डेफिनेशन दी हुई है, कंप्लेंट की डेफिनेशन दी हुई है। इसके साथ में आपको पढ़ना था सेक्शन 210 का 210 1A। लास्ट क्लास में हमने ये सब समझा। लास्ट क्लास में हमने ये भी समझा कि सर जब कभी भी परिवाद होता है तो उसका एक प्रोसेस है। उसका प्रोसेस क्या है सर, आप कंप्लेन लेके जाते हो, उसका एग्जामिनेशन होता है, उसके साथ में जब एग्जामिनेशन करेंगे तो मजिस्ट्रेट साहब 210 1A के अंदर संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेने से पूर्व उसको भी सुना जाएगा, अक्यूज को भी सुना जाएगा, अभियुक्त जो है आरोपी जो है उसको भी सुना जाएगा। अक्यूज शैल बी हर्ड। यहां से 3 चीजें निकल सकती है। पहली चीज तो ये कि इश्यू ऑफ प्रोसेस हो सकता है। इश्यू ऑफ प्रोसेस मतलब यहां से उद्देशिका जारी की जा सकती है। ये लास्ट क्लास में समझा है सर, मैं क्यों रिकैप करता हूं। ये दी हुई है सर सेक्शन 227 में। उद्देशिका का मतलब क्या होता है, उद्देशिका का मतलब ये होता है या तो कोर्ट समन निकालेगा उसको अरेस्ट करने के लिए, समन निकालेगा बुलाने के लिए, और वारंट निकालेगा उसको अरेस्ट के लिए, ठीक है सर। तो कोर्ट इसके लिए समन केस है तो समन निकालेगा, और वारंट केस है तो वारंट निकालेगा। पहले ये प्रोविजन था 204। और कोर्ट क्या कर सकता है, और कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट चाहे तो डिसमिस भी कर सकता है। क्या कर सकता है सर, डिसमिस भी कर सकता है। किसको, कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि कोई भी मैटर मेड आउट नहीं हो रहा, कोई भी मामला नहीं बन रहा, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या कर सकते हैं, इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। एक और चीज, मजिस्ट्रेट साहब श्योर नहीं है, ठीक है, उनको संतुष्टि नहीं है कि कोई मामला बन रहा है या नहीं बन रहा, तो वो क्या कर सकते हैं सर, इंक्वायरी के लिए वो बोल सकते हैं, जांच के लिए बोल सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या होगा, या तो इनका आउटकम डिसमिसल में होगा या फिर इश्यू ऑफ प्रोसेस में होगा, या तो उसके रूप में होगा या फिर उसके रूप में होगा। ये कहां दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 225, ये दिया हुआ है 226, और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 227।
27, बात समझ में आई। और ये जो एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं ये कहाँ दिया हुआ है 223। अगर ये डायग्राम समझ में आया, कल की क्लास का रिकेप है ये, मैं 5 मिनट में मैं कल क्या पढ़ा था हमने उसका रिकेप करा दिया आप लोगों को। आज इससे आगे समझेंगे, आज कुछ कुछ केसेस समझेंगे कंप्लेन के ऊपर, कॉग्निजेंस क्या होता है उसके ऊपर भी कुछ केसेस समझेंगे। एक जजमेंट मैंने आपको लिखवाया था, वी हैव डिस्कस वन जजमेंट, एक जजमेंट हमने डिस्कस किया था। जजमेंट कहाँ था सर, सुनिएगा सर, एक जजमेंट हमने डिस्कस किया था सीपीसी में। सीपीसी में सेक्शन 9 जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो जजमेंट लिखवाया था मैंने सोनिक, सोनिक करके एक जजमेंट लिखवाया था। उसमें आपको बताया था कि कॉग्निजेंस क्या होता है, संज्ञान क्या होता है। जब मैं सेक्शन 9 पढ़ा था मैंने सीपीसी में, वहां पर एक शब्द बताया था मैंने, संज्ञान। संज्ञान की परिभाषा मैंने आपको वहां पे दी थी कि संज्ञान क्या होता है, कॉग्निजेंस क्या होता है, मैंने वहां पर आपको ये चीज समझाई थी। और अगर आपने वो चीज समझी तो आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि हम लोगों ने वहां पर क्या मतलब समझा था उसका। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कॉग्निजेंस को डिफाइन किया है। इंटरव्यू में बेशक पूछा जाता है कि कॉग्निजेंस क्या होता है, बच्चे बोलते थे रटी रटाई लाइन की सर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जुडिशियल माइंड इनटू द फैक्ट्स वेदर वेदर देयर इज ए मैटर मेड आउट और नॉट, जो रटी रटाई लाइन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ओरिजिनल जो डेफिनेशन दी गई वो मैंने आपको वहां पे लिखवाई है, सेक्शन 9 सीपीसी पढ़ाते हो, सोनिक सोनिक लेबोरेटरीज ऐसा कुछ करके जजमेंट है, किसी बच्चे ने लिखा तो है। सोनिक सर्जिकल, वेरी गुड, सोनिक सर्जिकल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये इसने रीचा क्लास ली थी वो वाली आपने, देखो बच्चों ने क्लास ली वो वाली, उन्होंने लिखा है नाम सोनिक सर्जिकल वाले में। तो सोनिक सर्जिकल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी केस में, हाँ देखो वहां पर मैंने ये लाइन लिखवाई है। और ये तब आपको याद आएगा जब आप इन नोट्स को बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना सर। उस केस में बताया कि कॉग्निजेंस होता क्या है, बात समझ में आई। तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, हम तो थोड़ा सा आज आगे डिस्कस करते हैं। वेरी गुड लोकेश, सोनिक सर्जिकल। देखो बच्चों से रिप्लाई आते हैं ना तो सुबह सुबह दिल खुश हो जाता है कि वाह क्या बात है इससे बच्चे क्या मूड फ्रेश कर देते हैं कि वाह सर क्या खुशी की बात है, एक जजमेंट का नाम मैंने बोला और सब बच्चों की रिप्लाई आने लग गए सर ये जजमेंट था, ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा जो टॉपिक है इसमें थोड़ी डीप डाइव करेंगे, इसमें थोड़ी सी हम लोग डीप डाइव करेंगे, ठीक है सर। लिखने स्टार्ट कीजिए। अब जो थोड़ा सा डिक्टेशन करते हैं, कल मैंने थोड़ा समझाया था, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा समझेंगे। कल मैंने आपको 5 टॉपिक्स भी लिखवाए थे कि अगर कंप्लेंट डिसमिस हो गई, सपोज कीजिए कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया है, तो पार्टी के पास में क्या रेमेडी है, क्या अनुतोष है, पक्षकार कहां जा सकता है। देखिए ये सिर्फ मैं डायरेक्ट के बेसिस पर ही नहीं पढ़ा रहा हूं, जो प्रैक्टिकल जो होता है कोर्ट्स के अंदर मैं उसके भी जजमेंट्स के साथ आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए सिलेक्शन कब होता है समझ लीजिए, सिलेक्शन कब होता है समझ लीजिए। आप चाहते हो सेलेक्ट होना, मैं भी चाहता हूं आप सेलेक्ट हो, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। सपोज कीजिए एक पात्र है, इसमें पानी भरा है, ठीक है ना सर, इसमें क्या भरा है पानी। अगर ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है, अगर ये बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है पानी, तो आप इसको पिएंगे। कभी पिया है आपने काला पानी, मटमैला पानी, आप पिएंगे क्या इस पानी को। एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर यही चीज देखता है आपके अंदर, आपकी नॉलेज अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं है ना सर, बिल्कुल साफ, अगर आप तलहटी नहीं देख पा रहे, उसका पेंदा नहीं देख पा रहे, अगर हम कंप्लेंट पढ़ रहे हैं तो कंप्लेंट का पेंदा दिखाई देना चाहिए, अगर एफआईआर पढ़ रहे हैं तो एफआईआर का पेंदा दिखाई देना चाहिए, अगर मैंने आपको लिमिटेशन पढ़ाया तो लिमिटेशन का डीप डाउन दिखे, तब जाके सिलेक्शन होता है सर। ऊपर ऊपर से तो मैं आपको, अरे मलाई थोड़ी ना है जो ऊपर ऊपर से मैं आपको दे दूंगा लो भाई जज बन जाओ, नहीं बन पाओगे सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। मैं कैटेगरी में तो जा ही नहीं रहा, ये हाईकोर्ट का काम है कैटेगरी देखना, कैटेगरी देखना हाईकोर्ट का काम है, मेरा काम है पढ़ाना। बिल्कुल ये बात गार्ड बांध कर रख लीजिए। अभी आपको सिलेक्शन चाहिए तो डीप में पढ़िए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सिलेक्शन होगा। जयपुर में मैं देख रहा हूँ सारी कोचिंगों ने अपने बेस 3-3 साल के कर दिए हैं। अरे 3 साल का बेस तो कर दोगे, लेकिन 3 साल का कंटेंट भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास पढ़ाने के लिए, 3 साल का कंटेंट भी तो होना चाहिए। तुम करो 3-3 साल का बेस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 साल का एक ही चीज पढ़ाओगे क्या, कुछ तो नया पढ़ाना पड़ेगा ना बच्चों को। हमारे जयपुर के साथ बच्चों के साथ दिक्कत है भेड़ चाल की, पर कोई दिक्कत नहीं, अपने क्या दिक्कत है। अपने पास वो बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी प्री दिए हुए, मेस लिखे हुए, इंटरव्यू दिए हुए हैं। अपने पास वाला बच्चा नहीं है जो
फर्स्ट टाइम आ रहा है, हाँ इमेच्योर बच्चे नहीं है, मेच्योर बच्चे हैं सारे क्लास के। ठीक है सर, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, whenever a complaint is filed under section 223, ये कंप्लेंट के ऊपर सवाल आएगा तो प्लीज ये लिख के आना, ठीक है ना। एक और बात, मेंस में आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो लिखना है क्या, क्या लिखना है सबसे पहले, डायरेक्ट। क्या लिखना है सबसे ज्यादा, डायरेक्ट। मार्क्स मिलते हैं डायरेक्ट लिखने से, मेरे नोट से मार्क्स नहीं मिलेंगे, नोट से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, नोट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेंस में क्या लिखना है, डायरेक्ट। डायरेक्ट को आसान भाषा में समझाने के लिए नोट से लिखना क्या है, डायरेक्ट। और जब मेंस होगा आपका तो इस बीएनएसएस में से सिर्फ हम 30 सवाल तैयार करेंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे। आपका जब भी मेंस आएगा हम सिर्फ 30 क्वेश्चन पे 30 क्वेश्चन तैयार करेंगे, उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इस 30 क्वेश्चन इसमें, तो ऐसे करके अराउंड जो पूरा सिलेबस बनता है 100 क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए, फिर आप मेंस लिखने जाओ। और 80-90% पेपर बैठा वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए इसमें, wherever a complaint is filed under section 223, जहां कहीं भी परिवाद धारा 223 के अंतर्गत संस्थित किया गया है, जहां कहीं भी परिवाद धारा 223 के अंतर्गत संस्थित किया गया है, wherever a complaint is filed under section 223 and the court has taken cognizance under and the court has taken cognizance under section 2110 1A and the court has taken under section 2110 1A तथा न्यायालय द्वारा धारा 210 1A में संज्ञान लिया गया है, धारा 210 1A में संज्ञान लिया गया है। आगे लिखिए, as per the first para of section 223 धारा 223 के प्रथम खंड के अनुसार न्यायालय परिवादी और उपस्थित साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा करेगा पूर्ण विराम। As per the first para of section 223, the court shall examine the complainant and the witness. On oath. Full stop. The court will not issue summon to the witnesses. न्यायालय साक्ष्यों को बुलाने के लिए समन जारी नहीं करेगा, बल्कि परिवादी को ही परिवाद के समय साक्ष्य उपस्थित कराने होंगे। Note will not issue summon to the witnesses. Rather the complainant has to get witnesses. Himself. Full stop. Important लाइनें लिखिए इसमें। The purpose of the examination, परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि the purpose of the examination is to find out whether there is a prima facie case
केस फॉर इश्यू ऑफ प्रोसेस, परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहां तक लिख लिया, यह है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ उद्देशिका जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला बन पा रहा है या नहीं, prima facie case, whether there is a prima facie case for issue of process or not, अब थोड़ा सा कुछ चेंजेस आए, चेंजेस क्या आए वो समझिए। देखो सर, मैं कुछ ओल्ड सीआरपीसी और न्यू सीआरपीसी में आपको अंदर बताता हूँ। पहले क्या था, जो अक्यूज था, पहले क्या था, संज्ञान लेने हेतु ऐसा था कि जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने परिवादी और उसके साथ उपस्थित साक्ष्यों का परीक्षा कर ली उनके, ठीक है ना। सपोज द कोर्ट हैज डन द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद कोर्ट क्या करता था, कॉग्निजेंस ले लेता था और लेके प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देता था। लेकिन अब क्या हो गया है सर, अब इन्होंने एक प्रोवाइजो डाला है। एक बार बैरेक निकालिए, 223 का प्रथम परंतुक देखेंगे, समझ में आई बात। तो पहले क्या था, अक्यूज को पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था, क्योंकि उसका कोई लोकस स्टेंडाई नहीं था। लोकस स्टेंडाई मतलब होता है कि भाई एक अधिकार क्या है आपका उस प्रक्रिया में आने का। सपोज कीजिए एक अपराधी है, मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूं, सपोज कीजिए एक अपराधी है, उसको पता लग गया कि मेरे खिलाफ कहीं परिवाद दिया गया है और फलाना कोर्ट में इतने बजे वो परिवाद देने के लिए आएंगे, वो भी कोर्ट में आके बैठ के चुपचाप, और वो बीच में बोलना चाह रहा है, तो दूसरी पार्टी बोल सकती है सर इसको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी लोकस स्टेंडाई नहीं है। कोर्ट को लगता है प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो सीधा जाके संज्ञान ले लेगी कोर्ट। लेकिन अब क्या कर दिया है न्यू बेनिसेस के अंदर, अब ऐसा कर दिया है कि परंतु अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है कि मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, संज्ञान नहीं लेंगे जब तक आरोपी या अपराधी को सुन नहीं लेंगे। समझ में आई बात, जब तक अपराधी को सुन नहीं लिया जाएगा तब तक संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इंश्योर करता है कि देखिए अननेसेसरी प्रोसीडिंग्स नहीं बढ़नी चाहिए ना। देयर इज नो नीड टू पुल अप द प्रोसीडिंग्स अननेसेसरी। अब कोई भी आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अश्योर करने के लिए ये प्रावधान लाया गया है। क्योंकि सर ऐसा है कि कंप्लेंट केसेस में फर्जी किसी ने झूठी लगा दी और मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ले लिया, तो अब मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान नहीं ले सकते बिना उसको सुने। बात समझ में आई सर। तो ये जो प्रावधान है ये इंश्योर करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रहना चाहिए। पहले ये नहीं थे। पहले क्या है, किसको जिसके खिलाफ कंप्लेंट डालनी है वो सीधे जाके कंप्लेंट डाल देता था। सपोज कीजिए राहुल गांधी के खिलाफ मेरे को डिफेमेशन का केस करना है, तो मैं सीधा पहले क्या करता था, कोर्ट जाऊंगा और सीधा केस डाल दूंगा। अभी विकास दिव्य कीर्ति के ऊपर अजमेर वाली कोर्ट में लगा है, एक जज है मनमोहन चंदेल, 2015 या 16 बैच के हैं, जानता हूं मैं अच्छे से। ही वॉज माई 1 ईयर सीनियर जो भी अजमेर कोर्ट में लगे हुए हैं। अब विकास दिव्य कीर्ति ने कुछ स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट द एडवोकेट्स, तो वन एडवोकेट ऑफ द अजमेर हैज ऑफेंडेड, और उसने बोला कि नोटिस, तो उसने क्या किया है, उसने कंप्लेंट डाली है। अब जो समन इशू किया है तो विकास दिव्य कीर्ति इस मामले में, तो वो 200 में जो प्रोवाइजो परंतु पहला है उसके लिए किया है कि आपको सुने बिना मैं संज्ञान नहीं लूंगा। अब मान लीजिए राहुल गांधी ने कुछ स्टेटमेंट दिया, तो अब सीधा ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट केस में केस इनिशिएट हो जाएगा, नहीं भाई, राहुल गांधी को सुना जाए पहले। समझ में आई बात। अननेसेसरी पार्टी ट्रबल ना हो ना, कि किस कंटेक्स्ट में बात बोली गई है वो तो पता हो। बात समझ में आई आप लोगों को, बात समझ में आई आप लोगों को, भाई किस कंटेक्स्ट में बोला गया है वो बात तो पता चले। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी तो ये कहता है, ओडियल्टन पार्टम भी यही कहते हैं। तो जब आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो आप इन छोटे छोटे बातों को लिख के, अब देखो लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूं। लिखिए अर्लियर इन सीआरपीसी, और जो भी मैं चीज यहां पे लिखता हूं ना सर उसके लिए उसको नोट करते रहा कीजिए, क्योंकि हर चीज में लिखवा नहीं सकता, ठीक है ना। अर्लियर इन सीआरपीसी, ये याद रखिए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पर्सनल ट्यूटर कोचिंग संस्था नहीं है। अपने डाउट आते हैं खुद सोल्व कीजिए, खुद लड़िए झगड़िए। मेरे पास जब आओगे तो मैं आपसे खुद पूछूंगा कि आपने क्या किया इस मैटर में। आपको सवाल नहीं आया तो आपने क्या किया, वो अप्रोच वो लेके चलिए कि मेरे को खुद को सोल्व करना है, प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल लेके आनी है, जिंदगी भर में साथ नहीं चल सकता। लिखिए अर्लियर इन द सीआरपीसी अंडर सेक्शन 200 magistrate can take cognizance without
without being heard the accused, without being heard the accused, without being heard the accusers, without being heard the accused, full stop. पूर्व सीआरपीसी में पूर्व सीआरपीसी में पूर्व सीआरपीसी में धारा 200 के अंतर्गत धारा 200 के अंतर्गत धारा 200 के अंतर्गत धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट 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 अभियुक्त को बिना सुने भी संज्ञान ले सकते थे संज्ञान ले सकते थे संज्ञान ले सकते थे परंतु बीएनएसएस के नए प्रावधान धारा 223 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं ले सकते क्या लिखा है इंग्लिश में मैंने? without being heard the accused, full stop, however, full stop, however, under 223 of the BNSS, the magistrate cannot take cognizance of an offense without giving opportunity of being heard the accused. पैराग्राफ सिंगल किए। ये प्रावधान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हैं। These provisions पैराग्राफ में लिखना, these provisions are in line with the principle of natural justice, of Odi Eltum Partum। स्पेलिंग देख लेता हूं मैं। ये प्रावधान ओडी एल्ट्रम पाटन के सिद्धांत पर आधारित है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक है। The literal meaning of this maxim is to hurt the other side, इन्वर्टेड कॉमा में चलना चाहिए सारा। दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में करना। To hurt the other side। एक और बात लिखिए। अब सर ऐसा है, बहुत फंडामेंटल बात बताता हूं तुमको मैं। सपोज कीजिए यहां पर हमने 223 की एप्लीकेशन लगाई थी। सपोज कीजिए मैं एक कंप्लेनेंट हूं, मेरा नाम है ए, मैंने यहाँ पे 223 के अंदर परिवाद किया, ठीक है। सपोज आई हैव फाइल्ड ए कंप्लेंट 223 ए में। अब परंतु कहता है कि अक्यूज को सुनना आवश्यक है। सपोज कीजिए अक्यूज यहाँ आ जाता है, अक्यूज को यहां पर सिर्फ सपोज कीजिए अक्यूज को बुला लिया आपने और यहां लिखा है कि अक्यूज को सुने बिना, ठीक है ना, उसको आपको हर्ट करना पड़ेगा। सवाल यह है, आप लोग बताइएगा मुझे जुडिशियल माइंड लगा के, सवाल यह है क्या राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा इस अक्यूज के पास में? क्या इस स्टेज पर
इस स्तर पर जो स्टेज अभी चल रही है, क्या यहां पर अक्यूज को राइट टू क्रॉस करने का मौका मिलेगा, मतलब प्रति परीक्षा करने का मौका मिल जाएगा क्या ए को? ये सवाल है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। सवाल ये है कि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, बी को बुला लिया था, परंतु के अनुसार अब बी को सुनना है आवश्यक, मैंडेटरी सर उसको सुनना। हमने चलो ठीक है बुला लेंगे, सुन लेंगे, हमने उसको बुला लिया और सुन लिया, ठीक है, सुन लिया उसको। क्या ये अक्यूज बोलता है कि सर एक बार मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन करने दो ए का? क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? क्या उसका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन रहेगा क्या इस स्टेज पर? ऑनलाइन वाले बच्चों से रिप्लाई लूंगा मैं, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ देखूंगा। नहीं सर, इस स्टेज पर नहीं मिलेगा। ओके, दो ही लोग है क्या बोलने वाले? हाँ, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, बताइए। हाँ जी, मिलेगा क्या? मिल सकता है, आप बताइए, मिलेगा? मिलेगा? आप कह रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ या ना? मिलेगा? ओके। That what the other person says, no sir, no sir, no sir, yes sir, yes sir, no sir. जी, 90% बच्चों ने बोला नहीं मिलेगा, और सही में नहीं मिलेगा। देखिए, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन मिलता है एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। ये जो स्टेज है, ये स्टेज है इंक्वायरी की। कौन सी स्टेज है ये? मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ पे सिर्फ सुनने के लिए बुलाया है आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहसबाजी चल रही है, एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, नहीं सर, आपको सिर्फ पक्ष जानने के लिए बुलाया है। राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा मिलता है, ये हमेशा रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा सर? जब ट्रायल चलेगा। और ट्रायल कब चलेगा सर? 267 में चलेगा, कल हमने पढ़ा। 216 में ट्रायल चलेगा, है ना? वारंट ट्रायल, अदर मैटर के जो वारंट ट्रायल होते हैं उसमें चलेगा। अरे समझे नहीं समझे? बात समझ में आई आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये है सर कि देखिए, ट्रायल जो है वो अपने हिसाब से अपने पेस पर काम करते हैं। एक लाइन लिखिए, at this stage the accused cannot cross examine the accused cannot cross examine the accused cannot cross examine the witnesses or the complainant इस स्तर पर अपराधी को इस स्तर पर अपराधी को परिवादी या साक्षी के प्रति परीक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। साक्षी के प्रति परीक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। साक्षी के प्रति परीक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। बात समझ में आई? बिकॉज आगे लिखिए, उसी सेम पैराग्राफ चेंज मत करना। बिकॉज the statement made by the complainant and the witnesses because the statement made by the complainant and the witnesses क्योंकि परिवादी या साक्षी द्वारा दिए गए कथन विचारण हेतु सारवान मूल्य के साक्ष्य नहीं है। सारवान मूल्य के साक्ष्य नहीं है। So the statement made by the complainant and witnesses will not be considered to be a substantive piece of evidence for the purpose of trial. फुल स्टॉप। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज मत कीजिएगा, जब तक बोलूं नहीं पैराग्राफ चेंज नहीं होना चाहिए। आगे लिखिए, परिवाद की संपूर्ण प्रक्रिया एक जांच की प्रक्रिया समझी जाती है, न कि विचारण की प्रक्रिया। जांच की प्रक्रिया समझी जाती है, न कि विचारण की प्रक्रिया। Complaint proceedings are inquiry proceedings
and they are not trial proceedings, 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 and they are not trial proceedings. Are you getting my point? समझ में आ रहा है सर? बहुत ही मतलब हम लोग आप समझ लीजिए कि हम लोग बहुत डीप पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। डायरेक्ट ने तो 3-4 लाइन लिखी हुई है, 3 सेक्शन में तो पूरा कंप्लेंट का प्रोसीडिंग स्टार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन भैया जो केस क्लोज ने बताए हैं वो तो इसे लिखवानी पड़ेगी ना। हाँ तुमको, अरे तुम देखो लॉ फील्ड में आ गए तो कल को वकालत करो, जज बनो, कुछ भी बनो। मेरा काम है अभ्युत्थान लॉ अकेडमी में, इसका देखो अभ्युत्थान लॉ अकेडमी का लॉ पढ़ाने का काम है। मेरा काम क्या है? लॉ पढ़ाने का। अब तुम लॉ पढ़ने के बाद में जज बनो तो अच्छा, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं कि जज बनो जज बनो जज बनो जज बनो। देखिए ये आसमान बहुत बड़ा है, मैं तुमको कितने एग्जांपल दे चुका हूँ। एक मैडम थी, उनका नाम है निशा एम ठाकुर, निशा एम ठाकुर, शी इज अ जज, ठीक है ना, वो एक हाईकोर्ट जज है अभी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो अपना सिविल जज का एग्जाम होता है ना सर, इसमें ये मैडम फेल हो गई। फिर इन्होंने एडीजे दिया, इसके इंटरव्यू में भी फेल हो गई है। वकालत करती रही, जैसे 45 की हुई ना सर हाई कोर्ट, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम क्या है ना, बहुत हमारी वो विजन नहीं थोड़ी ना है सर, हम भविष्य थोड़ी देख पाते हैं। हम क्या त्रिकाल दृष्टि है, हम नहीं देख पाते सर। लेकिन ये बात याद रखना, मेहनत अगर अच्छे से कर रखी है और अगर तैयारी पूरी है तो परिणाम आएगा। आप सोचो वो सिविल जज में जो बने होंगे, इनके साथ वाले जो बने होंगे, वो मैक्सिमम कहाँ पहुंच पाए होंगे? एडीजे या पीडीजे? जिनके साथ एडीजे में बने होंगे वो कहाँ पहुंच पाए होंगे? पीडीजे, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मैक्सिमम, या फिर एक आधे हाई कोर्ट भी गए होंगे। अगर ये 45 में हाई कोर्ट जज बन गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी मैडम, डेफिनेट सी बात है। इनका कैरियर खत्म होगा सुप्रीम कोर्ट जाके। तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है उसको बाहर उभरने में समय लग सकता है, लेकिन अगर तैयारी अच्छे से है और तुमने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, ऐसे बॉक्सेस बने हैं हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के बॉक्सेस बने हुए हैं भाई। चैप्टर 13 टिक, चैप्टर 16 टिक। मैक्सिमम सवाल ही नहीं से आते हैं। जिस दिन आपके सारे टिक हो जाएंगे ना सर, उस दिन तैयारी पूरी है। बाकी फिर देना नहीं देना किसका काम है? ऊपर वाले का। तो उसको ऊपर विश्वास रखो, ट्रस्ट के ऊपर तुम्हारे फैसले बोलेगा। मैंने तो ऐसी चीजें देखी है तुम लोग सोच नहीं सकते, ऐसी चीजें देखी है मैंने अपने साथ घटित होती हुई। तो ऐसी चीजें हुई है तब मेरे को लगता है कि यार ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है सर, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। पैराग्राफ संख्या लिखिए। The complainant and the witnesses will again have to appear. The complainant and witnesses, the complainant and the witnesses will again have to appear to give their testimony. To give their testimony. परिवादी व साक्षी को, परिवादी व साक्षी को, परिवादी व साक्षी को, परिवादी व साक्षी को न्यायालय में, न्यायालय में, न्यायालय में शपथ पत्र पर, शपथ पत्र पर अपनी जुबानी देने हेतु, अपनी जुबानी देने हेतु, अपनी जुबानी देने हेतु पुनः उपस्थित होना होगा। शपथ पत्र पर अपनी जुबानी देने हेतु पुनः उपस्थित होना होगा। द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस विल अगेन हैव टू अपीयर टू गिव देयर टेस्टिमनी ऑन ओथ, ऑन ओथ at the stage of trial, at the stage of trial, at the stage of trial। इस विचारण की प्रक्रिया पर, इस विचारण की प्रक्रिया, आगे लिखिए, इस विचारण की प्रक्रिया में, इस विचारण की प्रक्रिया में, इस विचारण की प्रक्रिया में अभियुक्त, अभियुक्त, अभियुक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा, प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। In that stage, accused can cross-examine. In that stage, accused can cross-examine. Accused can cross-examine. Can cross-examine. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
द अर्लियर स्टेटमेंट, ये एविडेंशियल वैल्यू लिखा रहा हूं, क्या लिखा रहा हूं, हेडिंग डाल लीजिए एविडेंशियल वैल्यू, ठीक है ना। एविडेंशियल वैल्यू लिख रहा हूं 3 नंबर में या 4 नंबर में, मैक्सिमम 4 नंबर में आप लिख सकते हो आरजेएस के लिए। आरजेएस में सवाल कितने कितने मार्क्स आते हैं पता है आप लोगों को? अरे पता ही नहीं, पता कितने कितने मार्क्स सवाल आते हैं आरजेएस में? तो 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर के 2 जजमेंट राइटिंग और राइटिंग आते हैं, 6 नंबर के आते हैं अपने 4 सवाल, 5 सवाल आते हैं, सॉरी 5 सवाल, 4 नंबर के आते हैं अपने 5 सवाल, 3 नंबर के आते हैं 10 सवाल। तो ये तो हो गए टोटल कितने, 30 मार्क्स के। ये हो गए कितने, 20, ये हो गए 30, 20 30 50 80 और 2 20 100। समझ में आई? ये इस तरह का पैटर्न रहता है। नींद में भी कोई पूछ लेना कि कितने मार्क्स में कितना लिखने का है, दिमाग को परिपक्व बनाइए। तो आपको नींद में भी उठा के बोलना, अरे भाई स्टोपल की डेफिनेशन सुना जल्दी से, शुरुआत हो जानी चाहिए, है ना। wherever any party by act, declaration और omission, सीधा यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। जहां कहीं भी कोई पक्षकार किसी कार्य, लोप या उद्घोषणा द्वारा, सीधी तुम्हारी डेफिनेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। तुमको कोई नहीं पूछ रहा बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन बताओ, wherever any party wants judgment in his favor then he want to prove his liability as to the judgment and order। आप वो सटीकता से जब तैयारी करेंगे सिलेक्शन होगा, वो सटीकता लेके आइए अपने अंदर। और ये एक दिन में नहीं आता है, मल्टीपल टाइम रीड करना पड़ता है, मल्टीपल पेपर्स लिखने पड़ते हैं, बहुत रिग्रेस हार्ड वर्क कीजिए। अगर कर सकते हो तो देखो मैं साथ हूं, पूरा खड़ा हूं। लिखिए साक्षिक मत हेडिंग डालना। द अर्लियर स्टेटमेंट मेड इन द कंप्लेंट प्रोसीडिंग, द अर्लियर स्टेटमेंट मेड इन द कंप्लेंट प्रोसीडिंग, द अर्लियर स्टेटमेंट मेड इन द कंप्लेंट प्रोसीडिंग, परिवाद की प्रक्रिया में किए गए किसी पूर्व कथन, परिवाद की प्रक्रिया में किए गए किसी पूर्व कथन, किसी पूर्व कथन, पूर्व कथन को विचारण के समय, को विचारण के समय निम्नलिखित के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। विचारण के समय निम्नलिखित के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, निम्नलिखित के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। The earlier statement made in the complaint proceeding can be used in the trial, can be used in the trial for following purposes, can be used in the trial for the following purposes. Point number 1, point number 1 ऐसे लिखना प्लीज इस आंसर को, थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, जैसे आपकी कॉपी है ना सर, उसको पॉइंट नंबर 1 यहाँ से लिखना, मतलब थोड़ा सा 40% कॉपी होती है ना, वहां से लिखना पॉइंट नंबर 1 और 2 से, इधर थोड़ा सा कुछ लिखवाना है मुझे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। आंसर की प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। लिखिए फॉर द पर्पज ऑफ कोऑपरेशन, फॉर द पर्पज ऑफ कोऑपरेशन, फॉर द पर्पज ऑफ कोऑपरेशन, संपुष्टि के लिए, संपुष्टि के लिए, संपुष्टि के लिए। सेक्शन देख लीजिएगा एक बार, ब्रैकेट में लिखिए सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन देखिए। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए हो तो घर देखिए, नहीं लाए होंगे आप लोग। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन 160, प्लीज 160 लिखिएगा। बाकी बच्चे भी ऑनलाइन घर पे बैठे हैं, डायरेक्ट आसपास रख के बैठा कीजिए। हाँ क्या होता है, एक दो बच्चे रिप्लाई करते हैं, थोड़ा सा आप भी फुर्ती दिखाएंगे तो ज्यादा आप ही को याद होगा, आप ही के फायदे की चीज है। 160 ऑफ द बीएसए फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, विरोधाभास या प्रतिपरीक्षा करने के उद्देश्य हेतु, या प्रतिपरीक्षा करने के उद्देश्य हेतु, इसका सेक्शन है 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। बाकी बच्चे बताइए मुझे क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सेक्शन है, 145। एक ही बच्चे का रिप्लाई आता है, बाकी एक इसका रिप्लाई नहीं मानूंगा, बाकी लोग लिखिए, बाकी लोग देख के लिखिए, बताइए मुझे 145 क्या है एविडेंस एक्ट का उधर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अरे थोड़ा सा शरीर को कष्ट दो, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, थोड़ा शरीर को कष्ट देना शुरू करो। ऐसा बैठे बैठे बस नींद में क्लास ले रहे हो, उठ के देखो बैरेट में क्या लिखा हुआ है, तब फुर्ती नहीं रखोगे ना सर, कुछ नहीं होने वाला। तुमको लगता होगा कि तुम सर छोटे छोटे टास्क होता क्या है, छोटे टास्क से आपकी आंखें अभ्यस्त होती है।
बाकी बच्चे कोई रिप्लाई कीजिए। 148 अब रिप्लाई आए हैं। ठीक है, अगर आपने 148 या 145 पढ़ा है तो सर ऐसा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 145 और 148 अभी भी आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इंडियन एविडेंस टेक्स्ट की क्लास में जब मैंने लिया था, मैंने आपको बताया था सर दो चीजों से डील करता है। जिसका फर्स्ट पार्ट है वो किसे डील करता था? किसे? क्रॉस एग्जामिनेशन से, वो प्रतिप्रेक्षा से डील करता था। और दूसरा डील कैसे करता था? कॉन्ट्राडिक्शन से। ये डील करता था विरोधाभास से। दो पार्ट है सर इसके, एक बार जाके घर पे देख लीजिएगा। 145 में दो पार्ट है, क्रॉस एग्जामिनेशन है फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रडिक्शन। याद आया कुछ? तो सर दोनों का सेक्शन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। और इधर लिखिए जो थोड़ी सी जगह छुटवाई थी, इधर लिखिए प्रोसीजरल, लिखिए सर प्रोसीजरल प्रोसीजरल वैल्यू ऑफ कंप्लेंट, प्रोसीजर वैल्यू ऑफ कंप्लेंट, परिवाद का प्रक्रियात्मक महत्व, परिवाद का प्रक्रियात्मक महत्व। ठीक है ना? कि प्रक्रियात्मक रूप से कैसे यूज होता है एविडेंशियरी वैल्यू के रूप में, साक्षिक महत्व के रूप में, साक्षिक जो उसका आप उपयोग कर रहे हो उसके रूप में प्रक्रियात्मक कैसे यूज हो रहा है। ठीक है सर, अब थर्ड पॉइंट लिखिए, ये दोनों पॉइंट को कैसे कर देना, मतलब दोनों का एक और दो का प्रोसीजरल वैल्यू है। थर्ड लिखिए इफ द कंप्लेनेंट हैड डाई ड्यू टू इंजरी and he had made the statement regarding this यदि परिवादी की किसी क्षति के कारण मृत्यु हो जाती है, तथा परिवादी द्वारा इस संदर्भ में कोई कथन किया गया हो, then such statement आगे लिखिए, then such statement can be used as dying declaration, तो वो कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में जाना जाएगा। सेक्शन कौन सा है सर? 32(1)(a), अब 26(a) कर लीजिए। 32 में 1 था शायद, 32 में 1 था, इधर अब ए कर दिया इन्होंने। ठीक है ना? 26(a) BA से, ठीक है सर। और इधर जो जगह लिखी हुई है, इधर लिखिए सब्सटेंटिव यूज ऑफ कंप्लेंट, परिवाद का सारवान महत्व, ठीक है सर। सिर्फ चीजें यहां तक ही कन्फाइन नहीं होती है, अगर आप प्रोविजंस को समझ रहे हो और प्रोविजंस को देख रहे हो, तो प्रोविजंस बहुत वाइडली और बहुत लार्जली डिस्क्राइब किए गए हैं इन एवरी एक्सपेक्ट। एग्जाम के बाद मिलेंगे, लेकिन पेपर अच्छे से करना, ठीक है ना सर? 10-12 दिन मिल रहे हैं, जिनका मन नहीं है एग्जाम इस बार का एग्जाम देने का, तो पिछली क्लासेस नोट करना। और अगर आपका मन है तो क्रैश कोर्स की क्लासेस लगाऊंगा, उसमें बाकी बच्चे भी हैं, उसके साथ बैठ के क्रैश कोर्स की क्लास लेना, ठीक है ना? प्लीज पढ़िए, इतना पढ़ सकते हो। मटेरियल सोर्सेज सब आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, और जिन बच्चों के पास में मटेरियल सोर्सेज नहीं है, टीम को मैसेज कर दीजिए, टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी। थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट डालिए, एडिशनल पॉइंट्स ऑन सेक्शन 223, एडिशनल पॉइंट्स ऑन सेक्शन 223, धारा 223 पर अतिरिक्त बिंदु, जहां से बेसिकली एमसीक्यू बनते हैं। अरे इतने भी टफ एमसीक्यू नहीं आते, लेकिन अगर आप दिल्ली और हरियाणा प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं। इन जो पॉइंट्स लिखाऊंगा इनसे में से पहला पॉइंट लिखिए, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय हिमसेल्फ
द एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड बाय हिमसेल्फ। मजिस्ट्रेट को स्वयं ही परीक्षा करनी होगी। मजिस्ट्रेट को स्वयं ही परीक्षा करनी होगी। ही कैन नॉट डेलीगेट द सेम। मजिस्ट्रेट इसको किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट लिखिए, even if the complainant has filed the complaint in written form, यद्यपि परिवादी द्वारा लिखित रूप में संस्थित किया गया था, then also complainant has to be examined orally। तो उसके पश्चात भी परिवादी की मौखिक परीक्षा ली जाएगी। अब मौखिक परीक्षा क्यों होती है समझ लीजिए। जैसे मैंने परिवाद संस्थित किया, मान लीजिए मैं एक सिविल जज हूँ और मैंने जैसे परिवाद लगाया, ठीक है ना, आपने परिवाद लगाया था, आप आए थे मेरे पास, मैंने परिवाद को पढ़ा और मैंने आपसे पूछा कि अच्छा क्या क्या हुआ था। मैं सिर्फ ओरली ले रहा हूँ, उसका सार, उसका सब्सटेंस आप डायरेक्ट देखेंगे एक बार दोस्त, वहां पे लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। उसका सार किसको नोट करना है सर? मजिस्ट्रेट साहब को दर्ज करना है। आप देखेंगे दोस्त 23 में वहां लिखा हुआ है सार, सब्सटेंस। कौन नोट करेगा? ये मजिस्ट्रेट साहब स्वयं नोट करेंगे। लेकिन मेरी तरफ से जो एग्जामिनेशन होगा वो किस पे होगा सर? वो ओरली होगा। समझ में आई? लेकिन जब ट्रायल चलता है तो ट्रायल में आपको पता हो, ट्रायल में हम क्या करते थे? ट्रायल में हम अपना एग्जामिनेशन चीफ भी एफिडेविट पे देते थे। सिविल याद करो, अरे 18(4) याद करो, ऑर्डर 18 रूल 4 हम क्या देते थे वहां पर? हमारा एग्जामिनेशन चीफ तो किस पे होता था? अरे सिविल में एग्जामिनेशन चीफ जो होता है वो किस पे होता है? एफिडेविट पे होता है सर, ताकि कोर्ट का समय बचे। पार्टी आएगी वापस वही बातें दोहराएगी, इससे अच्छा तो भाई तो एफिडेविट पे दे दे, तू सीधा क्रॉस के लिया। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है सर? क्रिमिनल केसेस में भी पार्टी एफिडेविट पर अपना स्टेटमेंट देती है। अब होता क्या है सर, इन चीजों से समय बचता है कोर्ट का। तो कंप्लेंट केसेस में भले से आप रिटर्न में कंप्लेंट दे रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट साहब किस पे करेंगे? ओरली करते हैं। किस पे करते हैं? ओरली करते हैं। और मजिस्ट्रेट साहब खुद सार दर्ज करते हैं। ओरली होगा, एफिडेविट नहीं होगा। ये इसमें एफिडेविट कहाँ होता है? कंप्लेंट में नहीं होता, ट्रायल में होता है वो जो भी होता है। अब देखिए इधर देखिए, ये ट्रायल नहीं है बेसिकली, ये इंक्वायरी है। इंक्वायरी तो ओरली भी होती है ना भैया। इंक्वायरी आप लिखा के लोगे क्या? इंक्वायरी भी ओरली पूछ लिया। देखो आप यहाँ पे देखोगे, एंड द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, देखो सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग। कौन रिड्यूस करेगा राइटिंग में? मजिस्ट्रेट साहब रिड्यूस करेंगे कि भाई सब उसका सार क्या रहा उस एग्जामिनेशन का। समझ में आई? ये काम कौन करेंगे सर? मजिस्ट्रेट साहब करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट के अंदर। एक लाइन समझ लीजिए, ए मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, तो कौन करता है? जिसको अधिकारिता होती है। अब अधिकारिता किसी को भी हो सकती है, सीजेएम को भी अधिकारिता होती है, एसीजेएम को भी अधिकारिता होती है, जेएम को भी अधिकारिता होती है। आगे देखिए, while taking cognizance of an offense under complainant shall examine upon the oath the complainant and the witnesses present, if any, the substance of such examination shall be reduced in writing। सेकंड पॉइंट लिखिए प्लीज इसमें। थर्ड पॉइंट लिखिए, the examination should be recorded in the question answer form। The examination should be recorded in question answer form। इस परीक्षा को प्रश्नोत्तरी माध्यम से अभिलिखित किया जाना चाहिए। अभिलिखित किया जाना चाहिए। लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए, if the record of examination is not signed by the complainant, यदि परीक्षा के अभिलेख को परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है,
हस्ताक्षरित नहीं किया गया है, हस्ताक्षरित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, then it is a incurable irregularity, then it is a incurable, then it is a incurable irregularity। तो यह एक असाध्य विशुद्धि होगी। तो यह एक असाध्य विशुद्धि होगी, यह एक असाध्य विशुद्धि होगी। देन इट इज ए इनक्यूरेबल इरेगुलरिटी। तो एक असाध्य विशुद्धि होगी। एंड इट विल विशिएट द प्रोसीडिंग, एंड इट विल विशिएट द प्रोसीडिंग, एंड इट विल विशिएट द प्रोसीडिंग। तथा ये प्रक्रिया को दूषित करेगी, तथा यह प्रक्रिया को दूषित करेगी, तथा यह प्रक्रिया को दूषित करेगी। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, देयर कैन बी जॉइंट कंप्लेंट ऑल्सो, देयर कैन बी जॉइंट कंप्लेंट ऑल्सो, देयर कैन बी जॉइंट कंप्लेंट ऑल्सो। संयुक्त रूप से भी परिवाद दिया जा सकता है, संयुक्त रूप से भी परिवाद दिया जा सकता है। इन सच केस all the complainants have to be examined, in such case all the complainants have to be examined। इस मामले में समस्त परिवादियों को, इस मामले में समस्त परिवादियों की परीक्षा करनी होगी, इस मामले में समस्त परिवादियों की परीक्षा करनी होगी, समस्त परिवादियों की परीक्षा करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज। द मजिस्ट्रेट shall not keep, the magistrate shall not keep the magistrate shall not keep the complaint proceeding pending for unreasonable period, pending for unreasonable period। मजिस्ट्रेट परिवाद की प्रक्रिया को अयुक्तियुक्त समय के लिए स्थगित नहीं कर सकता, परिवाद की प्रक्रिया को अयुक्तियुक्त समय के लिए स्थगित नहीं कर सकता, अयुक्तियुक्त समय के लिए स्थगित नहीं कर सकता। इन सच केसेस हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर, इन सच केसेस हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर। इन मामलों में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, इन मामलों में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सातवां पॉइंट होगा, द मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस, द मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस, द मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से इसलिए इनकार नहीं कर सकता कि, संज्ञान लेने से इसलिए इनकार नहीं कर सकता कि, द मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस upon complaint because in the same case a closure report has been filed, because in the same case a closure report has filed नहीं कर सकता कि इसी मामले में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगाई गई थी, अंतिम रिपोर्ट लगाई गई थी। आप समझिए क्या होता है ये। ऐसा है सर, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, एफआईआर के बाद में क्या हुई, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। अब अन्वेषण के दो आउटकम हो सकते हैं, एक होता है अपना एफआर, इसको बोलते हैं अपन अंतिम रिपोर्ट, बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी मामला हमने इन्वेस्टिगेशन किया एफआईआर के ऊपर और हमें तो कोई भी मामला नहीं मिला, ऐसा पुलिस का मानना है। दूसरा होता है सर चार्जशीट। क्या होता है? चार्जशीट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको चार्जशीट अमूमन हम लोग चार्जशीट कहते हैं, मतलब हमें मैटर होना प्राप्त हुआ है। अगर प्राप्त हुआ तो मैजिस्ट्रेट इस पे क्या ले लेगा, ऑटोमेटिकली इस एफआईआर पे संज्ञान ले लेगा, कॉग्निजेंस इस पे ले लेगा।
अब मैंने आपको इसकी प्रोसेस बताया था, मैंने आप एफआईआर वाला पार्ट पढ़ाया था, मैंने कहा सर यहाँ से प्रोटेस्ट पिटीशन लगती है, क्या लगती है? प्रोटेस्ट पिटीशन को हमने डिस्कस किया था, उसके जो भी केसेस थे मैंने वो भी लिखाया था। तीन चीजें कर सकता है मजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पिटीशन पे, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, जो क्लास देख लीजिए पुरानी। तो सर ऐसा है कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया इस पर, मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान नहीं लिया, अरे पुलिस ने एफआईआर लगा दी और मजिस्ट्रेट साहब ने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उन्हीं मजिस्ट्रेट के सामने आप कहाँ जा सकते हो? सेक्शन 223 में इसी एफआईआर को कन्वर्ट कर दोगे किसमें? कंप्लेंट में, परिवाद में ले जाओगे। अब मजिस्ट्रेट साहब ये नहीं बोल सकते कि भैया आपकी ऑलरेडी जांच हो चुकी है और हमें तो कोई मामला मिला नहीं, इस आधार पर रिजेक्ट नहीं कर सकते मजिस्ट्रेट साहब। समझ में आई बात? कि ऑलरेडी एक पुलिस रिपोर्ट तो आपने एक लगाई थी, इसमें देखो इसमें ऑलरेडी क्या लगी हुई है, ऑलरेडी इसमें एफआईआर लगी हुई है ना, फाइनल रिपोर्ट लगी हुई है, इस आधार पर ऑलरेडी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल समझ ले बात समझ में आई? मजिस्ट्रेट साहब ये बहाना नहीं दे सकते, ऑलरेडी हमने एफआईआर में जांच करके देख ली, कोई मामला तो हमें मिला नहीं था। अरे तो वो नहीं मामला मिला था तभी तो आपके पास आए, आप सुनोगे हमें सीधा। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट में अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा, ठीक है ना सर? क्या लगाएगा? पुलिस अपना लगाती है क्या? पुलिस अपना लगाती है एग्जीक्यूटिव माइंड। अरे जो कार्यपालक मेधा होती है, कार्यपालक बुद्धि होती है, वो लगाती है पुलिस। तो मजिस्ट्रेट क्या लगाता है? जुडिशियल माइंड। मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल माइंड लगाया जो पुलिस ने दिखाया उसको। अगर आप मजिस्ट्रेट को कुछ अलग दिखाओगे तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा सेपरेट, इसके बिहाफ पर नहीं करेगा। बात समझ में आ गई सर? और रेस ड्यूटी तो है नहीं, इसमें नहीं होता ऐसा कोई, तुमको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम बताओ, तुम सीधा हो ना इसके पास। पुलिस ने लिख दिया कि हमें कोई भी चीज होना प्राप्त नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट ने फिर उस पर संज्ञान नहीं लिया मजिस्ट्रेट ने कि ठीक है यार, मैं पार्टी को बोल भी सकता ना, याद करो उस टाइम मैंने आपको 3 चीजें बताई थी प्रोटेस्ट पिटीशन के टाइम। प्रोटेस्ट पिटीशन लगाते टाइम मजिस्ट्रेट 3 काम कर सकता है, पार्टी को बोल भी सकता है कि आप ऐसा करो, कंप्लेंट केस के थ्रू आओ मेरे पास, ये भी एक ऑप्शन था। अरे याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, 3 ऑप्शन बता दिए मैंने प्रोटेस्ट पिटीशन में, एक याद करो ये भी था। मजिस्ट्रेट इस बिहाफ पर रिजेक्ट नहीं करेगा भी कंप्लेंट को कि सर ऑलरेडी एफआईआर लगी हुई है इस मामले में, ये ग्राउंड नहीं है, सेपरेटली अपना जुडिशियल माइंड लगा। अरे याद करना, नोट्स पढ़ना, नोट्स पढ़ोगे तो याद आएगा ना, हर दिन तो नोट्स रिवाइज करते हो नहीं, नोट्स रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करोगे तभी होगा ना सर, एक दिन में थोड़ी ना कोई चैंपियन बन जाता है, एक दिन में कुछ नहीं होगा सर। ये सब चीजें ऐसी है जो एक सामान्य बच्चे को नहीं आती, सामान्य बच्चे के 99% बच्चे जो जुडिशियल में उनको नहीं आएगी चीजें। अगला लिखिए प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट अभी नहीं बताऊंगा, मेरे को याद दिलाना कि सर 8वां पॉइंट छुड़वाया था आपने, ठीक है ना सर? क्योंकि 8वां पॉइंट पढ़ाने के पहले सेक्शन पूरा पढ़ाना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई सर? कल इसके एक्सेप्शंस, कल इसके क्या क्या प्रोविजन है, मैंने कल लास्ट क्लास बताया था सर। देखो एग्जामिनेशन की जरूरत है, परीक्षा होती है किस किस की? कंप्लेनेंट की और विटनेसेस की, लेकिन 2 किरदार ऐसे जिनकी परीक्षा नहीं होती। किसकी नहीं होती सर? पब्लिक सर्वेंट की नहीं होती। पब्लिक सर्वेंट की परीक्षा होती क्या? उसको नहीं जरूरत है। और अगर मजिस्ट्रेट साहब ने 212 के अंदर किसी को ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया है तो उसकी परीक्षा नहीं होगी। क्लास समझाना सर ये वाली बात, कल इसको लिए लिखवाऊंगा, ठीक है ना सर? कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हो? कल का मतलब नेक्स्ट क्लास, जब भी क्लास होगी, कल का मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। 12 दिन अब कोई क्लास नहीं है, हम लोग मिलेंगे कौन तारीख से? हम मिलेंगे 28 से। कब मिलेंगे? 28 से। समय देना जरूरी है, सब लोगों को समय दिया जाता है, और RJC अपना मेन एग्जाम होता है तो समय। और जिन बच्चों को लगता है कि सर हमारी क्लासेस कंप्लीट है, हमारा सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन हमारा एग्जाम इस बार नहीं है, वो क्या करें? क्रैश कोर्स की क्लासेस लो। और जिनको लगता है सर इस बार का अटेम्प्ट नहीं है, तो क्रैश कोर्स क्लासेस लेने के बजाय जितने लेक्चर्स पहले हो गए हैं उनको कवर करो और नोट्स रिवाइज करो, और क्या बोलो। ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। 5-7 मिनट ब्रेक लो और हम लोग मिलते हैं वापस से BNS के लिए, ठीक है ना सर?